हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एनी कंडक्टर चेंज होता है तो उसके अंदर कोई ईएमएफ या फिर अगर वो सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो करंट फ्लो की डायरेक्शन या ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो किस डायरेक्शन में होता है, तो इसका बताया था लेंजे ने बताया था कि करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल या कंडक्टर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंजे लॉ, for example, this is a coil, this is a bar magnet, this is north pole, this is south pole। अगर हम इसको पास में लेके आएंगे इसके, तो ये नॉर्थ पोल इसके पास में आएगा, तो ये कॉइल क्या करेगी, इसका अपोज करना चाहेगी। इसका अपोज ये कैसे कर सकती है, जब इसके इधर में नॉर्थ पोल बने और उधर साउथ पोल बने। तो इधर अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल कब बन सकता है, जब इस कॉइल के अंदर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करें, तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके चार्ज पार्टिकल्स चलने लगेंगे, इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो इसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये इसका अपोज करेगा। तो हमें कैसे पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इसके अंदर क्या बनेगी, हमें इस प्रिंसिपल से पता चला कि इट विल अपोज टू द मोशन या वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल, दिस बार मैग्नेट। अगर इसका उल्टा है, अभी ये था कि आपकी जो बार मैग्नेट है कॉइल की तरफ आती है, सेम बार मैग्नेट है, लेकिन अगर ये कॉइल अपोजिट डायरेक्शन, ये बार मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इससे अवे जाएगा, तो ये इसका अपोज करेगा, ये इससे अवे ना जाए। तो इससे अवे अगर ना जाए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए और यहाँ पर नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्थ इस डायरेक्शन में और उधर साउथ कब बन सकता है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब इसके अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरीके से हम करंट फ्लो की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। और वो करंट फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से आई कि इट विल अपोज द मोशन या वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट। अब इसका एक और भी तरीका है निकालने का कि आप कैसे पता करोगे किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। वो ये है, अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब याद रखना, अब लेफ्ट नहीं है, राइट हैंड है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप आपकी फर्स्ट फिंगर या मास्टर फिंगर और सेंट्रल फिंगर और थंब राइट हैंड के हैं, ये तीनों, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पुट करो। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में तो आप अपनी इस फिंगर को पुट करो। जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का वेरिएशन है या मोशन है उसको आप थंब की डायरेक्शन में। तो जो करंट इंड्यूस होगा उस कंडक्टर के अंदर जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल फिंगर। तो हम कैसे बना सकते हैं राइट हैंड रूल, इट इज रिप्रेजेंटिंग थंब एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग मास्टर फिंगर या फर्स्ट फिंगर एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल फिंगर। तो इस डायरेक्शन में तो आपका बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन it will be direction of the induced current. This is Fleming right hand rule। तो ऐसे आपने राइट हैंड लेना है, ये बात याद रखनी है, लेफ्ट नहीं लेना आपकी बार। थर्ड यूनिट में वो जब हम फोर्स निकालते थे वहाँ पे
हमने लेफ्ट हैंड लिया था, अब आपने राइट हैंड लेना है। तो लेंजे लॉ की वजह से कैसे फोर्स इंड्यूस करंट इंड्यूस निकालना है, या तो आप पहले जो मैंने बताया वैसे, या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ। तो यहाँ पर हम लेंजे लॉ में क्या देखते हैं कि ये अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? क्योंकि वो अपने अंदर चेंज नहीं चाहता। अपोज करके वो क्या कर लेता है? अपने अंदर करंट इंड्यूस कर लेता है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, आप बार मैग्नेट को चलाओगे नहीं, तो उसके अंदर भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जीरो होगी, और अगर आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपको मिलेगी। तो दिस इज प्रूविंग दैट हियर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लीकेबल। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो है अप्लीकेबल है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले, क्या जब ऐसे करंट इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है? तो इसका जवाब है यस, एनर्जी कंजर्वेशन इज अप्लीकेबल। अब नेक्स्ट मेथड ये है कि हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ। हमें क्या पता चल गया है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कोस थीटा। तो हम कैसे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और वो जैसे ही चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और अगर वो सर्किट क्लोज होगा तो उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अभी कल की क्लास में हमने स्टडी किया था, लास्ट क्लास में, फेराडे और हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे हर जगह क्या था? वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता था, एक बार पास में एक बार दूर में लेके जाता था। इस तरीके से उसने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में अब हम दोबारा नहीं स्टडी करेंगे। फेराडे और हेनरी के जो 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए उन तीनों में यही था कि वो उसमें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, और एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो समझ लो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सेकंड मेथड क्या है? बाय चेंजिंग द एरिया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड, और ये एक सर्किट है। इस सर्किट में इसकी ये जो आर्म है ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ स्लाइड कर सकती है। तो जैसे जैसे ये अंदर या बाहर की तरफ स्लाइड करेगी तो ये जो सर्किट है इसका एरिया कम या ज़्यादा होगा, एरिया के अंदर वेरिएशन आएगा। और अगर इसके एरिया के अंदर वेरिएशन आएगा तो ये पाया गया है कि जब जब हमने इसको इधर या उधर चलाया तब तब इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। तो सेकंड मेथड है कि आप कैसे एरिया को चेंज करके इसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो। थर्ड है, अगर हम ओरिएंटेशन या ये एंगल थीटा को चेंज कर दें, तो ओरिएंटेशन को अगर चेंज करें, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी हुई है और उसको आप घुमाना शुरू कर दो या उसका मोशन शुरू कर दो तो उसका ओरिएंटेशन लगातार चेंज होगा, तो भी उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर वो सर्किट को क्लोज कर दोगे तो उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रिंसिपल हम एसी जनरेटर में सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट में। एसी जनरेटर का पूरा हम कंप्लीट डिटेल कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल वहाँ पे सीखेंगे। तो उसका प्रिंसिपल यही है यहाँ पर कि अगर आप ओरिएंटेशन ऑफ एनी कॉइल विल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड द रोटेटिंग या चेंजिंग कंडक्टर। तो हम ये वहाँ पर सीखेंगे। अब नेक्स्ट है
ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इसकी क्या डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार इसका मोशन होगा, पोजीशन चेंज होगी, तो चार्ज पार्टिकल्स कैसे चलेंगे? अभी हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सीखा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और ये थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मान लिया इसका मोशन हमने इस डायरेक्शन में करवाया, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब। तो मेरी ये जो सेंट्रल फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में कौन होते हैं? चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट कर दें, इधर पॉजिटिव बन गया, इधर नेगेटिव बन गया, एक वायर लगा के इधर एक बल्ब लगा देंगे, तो ये बल्ब जो है ग्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर करंट कहाँ से आएगा? हमें पता है करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है आउट सर्किट में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट फ्लो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर निकालना है कि ये ईएमएफ आया कितना, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है वर्क फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन दी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज QVB। वर्क डन कितना हुआ अगर उसको इस L लेंथ के कंडक्टर पे चलाया, तो QVB फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट L। EMF क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये QVBL बाई Q। तो EMF की वैल्यू आ गई BLV। अब ये जो सर्किट बनाया है, मान लिया इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा? E बाई आर, BLV बाई आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। अगर एक रोटेटिंग कंडक्टर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, तो उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? सेकंड केस है इसी का। मान लिया दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस प्लेन, एंड इनवर्ड। इसके अंदर अगर एक कंडक्टर रोटेट करता है, ये कंडक्टर है इसका, ये सेंटर है और ये इसकी लेंथ है कंडक्टर की, ये रोटेट करता, मान लिया ये यहाँ ऐसे पॉइंट P से P डैश पे गया, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो P से P डैश जाने में कितना एरिया इसने कवर किया? एरिया कवर्ड बाय दी रोटेटिंग कंडक्टर व्हेन इट गो फ्रॉम P टू P डैश। तो ये किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू L इंटू में L थीटा। क्यों? क्योंकि ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई जिसकी ये लेंथ तो L है और ये लेंथ क्या है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं? L इंटू थीटा। तो ये इसका एरिया बन गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यहाँ पे B है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A। तो B डॉट A को हम क्या लिख सकते हैं? BA कोस थीटा।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस प्लेन है और एरिया की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मल टू दिस प्लेन, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो ये cos 0 1 बन जाएगा, तो बी ए बचेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी 1/2 L स्क्वायर थीटा। तो EMF इंड्यूस क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो d∅dt। जब d∅dt करोगे आप इसमें तो d/dt ऑफ b 1/2 b L स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, b अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स या फील्ड वो भी कांस्टेंट है, L लेंथ वो भी, इस कंडक्टर की लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ ये एंगल जो ये कवर करेगा इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम d∅dt। तो ये d∅ तो d∅dt का मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 b L स्क्वायर ओमेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इतना आएगा। अब नेक्स्ट, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उसके अंदर कितना पावर लॉस होगा या हमें कितनी पावर लगानी पड़ेगी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाने के लिए। Power dissipated in a conductor moved in a magnetic field. Power dissipated in a conductor in a magnetic field. अब यहाँ पे पावर कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें अभी अभी पता चला है कि EMF इंड्यूस क्या होता है, BLV। अब अगर EMF पता चल गया हमें और अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो करंट क्या हो जाएगा, E/R BLV डिवाइडेड बाई R। हमारे पास करंट आ गया। अगर करंट आ गया तो वो जो कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में चला है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू आपको पता है BIL, वेयर B इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो करंट कंडक्टर चलेगा, I अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, L इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, B, I की वैल्यू रख दो LV डिवाइडेड बाई R इंटू में L। तो ये बन गया B स्क्वेयर L स्क्वेयर V डिवाइडेड बाई R, दिस इज द फोर्स। अब पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये फोर्स तो है चीज और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो पावर क्या बन जाएगी, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाई R, दिस इज अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर बाई R, दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू मूव ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये पावर जो हम देते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, फिर वो करंट कहाँ चला जाता है, जब उसको हम स्टॉप कर देते हैं तो वो करंट जब आप स्टॉप करोगे दोबारा से चार्ज पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो जाएगा कहाँ, हमारे द्वारा जो पावर दी गई वो हीट में जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब हीट जनरेशन वहाँ पे हो जाएगी अगर उस पावर को या उस करंट को आप यूज़ नहीं करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अलग टॉपिक है, अगर कहीं पे ऐसा है कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एक अच्छा सरफेस एरिया है, छोटा सा कोई पतला सा थिन एलिमेंट नहीं है, एक थिक एलिमेंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, उसके अंदर एडे करंट या फोकाल्ट करंट इंड्यूस होता है।
एडे करंट और फोकाल्ट FOCOULT फोकाल्ट करंट। ये क्या होता है एडे करंट या फोकाल्ट करंट? ये होता है कि अगर कोई एक थिक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो विच इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो इट विल अपोज इट, तो इसका ये अपोज कैसे कर सकता है? जब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो अभी इसमें क्या है, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, इसका अपोज ये कब कर सकता है? जब यहाँ पर ये इधर साउथ बनाए या इधर नॉर्थ बनाए। ऐसा कब हो सकता है? जब इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करे, तो इसके अंदर ऐसे सरफेस पे पूरे अंदर तक ऐसे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज एडे करंट। तो एडे करंट एक कंप्लीट मटेरियल के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट इज नोन एज एडे करंट। तो इसका भी वही सेम है, एडे करंट EMF बाय रेजिस्टेंस, एडे करंट इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। EMF इंड्यूस क्या होता है? माइनस का d∅dt डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज एडे करंट। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं एडे करंट की, क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करनी है, कोई कॉइल है जैसे गैल्वेनोमीटर है, उसकी सुई ऐसे घूमती है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से रुक जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सॉलिड मेटल की रोड उसके मटेरियल लगा देंगे उसके साथ में। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो रोटेट करेगी तो उस जो मेटल आपने लगाया है सॉलिड, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसका वो अपोज करेगा, वो उसको अपोज करेगा तो एडे करंट अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर इंड्यूस होगा और वो एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो उसकी वजह से वो जो मोशन हो रहा है उसके मोशन को वो रोकना चाहेगा, तो वो जो वाइब्रेट करती है, जो सुई रुकती नहीं है, उसको वो जल्दी से रोक देगा। ये एप्लीकेशन है। आप इसका कोई भी जैसे शॉक अब्जॉर्बर होते हैं या डैम्पर बनाना है आपने, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चीज़ रोटेट करती है या चलती है, वो आप चाहते हो कि उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, एक कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लगा दो उसके साथ में, तो वो डैम्पिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके अंदर। या कोई प्लेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका रोटेशन कम हो जाएगा ड्यू टू एडे करंट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक पाइप है, एक PVC मतलब ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल की पाइप है, एक कंडक्टिंग मटेरियल की पाइप है, दोनों सेम हाइट पे मतलब मान लिया 20 मीटर ऊंची है, दोनों में से एक मेटल को गिराते हैं, सॉरी मैग्नेट को गिराते हैं, तो किस में से नीचे जल्दी पहुंचेगा? तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल की है उसमें से वो मैग्नेट जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा, और जो कंडक्टिंग मटेरियल की पाइप बनी हुई है उसमें से वो लेट पहुंचेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कंडक्टिंग मटेरियल की पाइप है उसमें से जब वो मैग्नेट आएगा तो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर एडे करंट इंड्यूस होगा, और वो एडे करंट उसके मोशन का अपोज करेगा। तो दिस इज द काज बिहाइंड इट। इसकी एक और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि इंडक्शन फर्नेस कि अगर जैसे स्क्रैप मटेरियल्स हैं उनको आपने मेल्ट करना है तो इंडक्शन फर्नेस बना लेते हैं। उस इंडक्शन फर्नेस में क्या करते हैं, स्क्रैप मटेरियल्स जो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उसमें डाल देते हैं। बाहर से हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट देते हैं। जब बाहर से हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट देंगे तो जो वो अंदर में कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, वो कंडक्टिंग मटेरियल्स के अक्रॉस लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि AC करंट वेरिएबल करंट है। वो वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। तो वो जो कंडक्टिंग मटेरियल्स जिनको आपने मेल्ट करना है उनके अक्रॉस लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है,
उसकी वजह से उनके अंदर एक एडी करंट इंड्यूस होगा और वो एडी करंट बहुत ज़्यादा होगा। और आई स्क्वेयर आर टी वो करंट का स्क्वेयर इंटू में उनका रेजिस्टेंस और इंटू में टोटल टाइम, तो उतनी हीट जनरेट होगी और उस हीट से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इंडक्शन फर्नेस काम करती है। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर अगर किसी करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज हम करते हैं तो ये उसका अपोज करती है। इट अपोज द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट इन एनी कॉइल, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। मतलब कोई भी कॉइल क्या चाहती है कि उसके अंदर जितना करंट फ्लो होता है उतना ही करंट फ्लो होता रहे। मान लिया दिस इज ए कॉइल, इसके अंदर आई करंट फ्लो होता है, तो इसके अंदर जितना भी करंट है, जीरो है तो जीरो ही रहे, आई है तो आई ही रहे, लेकिन उसमें वेरिएशन ना आए, नॉन यूनिफॉर्मिटी ना आए। तो वो क्यों करती है ऐसा? ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन एक्चुअल में कैसा है? जैसे काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा इनर्शिया, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर चेंज नहीं चाहती। तो मान लिया इसके अंदर आई करंट फ्लो करता है। अब अगर वो आई करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस टाइम पे क्या होगा? फाई होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लो। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितना कम करंट होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया एल इंटू में आई। तो एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल इज रिप्रेजेंटिंग सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये L की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू अगर I इज इक्वल टू 1 है तो L किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक कॉइल के अंदर 1 यूनिट करंट फ्लो करता है तो उस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दी कॉइल। दूसरा, अगर E आप इसको EMF की फॉर्म में जानना चाहते हो, हमें पता है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज, अदरवाइज माइनस लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? डी फाई बाई डी टी। राइट साइड में क्या आ जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। तो दूसरा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू यूनिटी, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन E इज इक्वल टू एल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू दी EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो है हेनरी। हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको डिफाइन किया था। तो 1 हेनरी किसके बराबर हो सकता है? 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे बोलो 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 1 वेबर देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन इट इज 1 एम्पेयर। या दूसरे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल विल बी 1 हेनरी इफ बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट बाय 1 एम्पेयर पर सेकेंड EMF इंड्यूस्ड इन इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो अगर एक ऐसी कॉइल है जिसमें अगर आप करंट चेंज करते हो 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो अगर ऐसा करने से उसमें अगर 1 वोल्ट EMF इंड्यूस होती है तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 हेनरी बोलेंगे।
नेक्स्ट एक इसी में क्या है, ये जो इंडक्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड आपने निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, मान लिया दिस इज ए लॉन्ग सोलेनोइड, इसकी लेंथ कंप्लीट L है, तो हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम सीख चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, स्मॉल l या कैपिटल L, चलो इसको स्मॉल l ले लेते हैं। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B डॉट A, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं BA, तो म्यू नॉट एन आई बाई L इंटू में A, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू एल आई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एक फाई की वैल्यू ये है, एक फाई की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू में ए, आई से आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन ए बाई एल, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल। तो यहाँ पे कई बुक्स में आपको ये दिया मिलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ये एक क्वाइल के लिए है, एक टर्न के लिए है, अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो कई बुक्स में आपको ऐसा दिया मिलेगा कि इसके साथ n मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा n स्क्वेयर, तो फिर यहाँ पे आपके फाइनल आंसर में आएगा n स्क्वेयर। तो अगर मैंने इसको मान लिया टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन कई बुक्स में आपको ऐसा दिया मिलेगा कि ये पर यूनिट टर्न्स है, तो अलग से n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर में n स्क्वेयर आ जाएगा, ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस, इसका क्या मतलब है कि अगर एक क्वाइल है, मान लिया इसके अंदर आई करंट फ्लो करता है, और इसके पास में एक क्वाइल रखी हुई है इसके नेबर में, तो ये क्वाइल अपोज करेगी अगर इसके करंट में कोई वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि इसके करंट में अगर वेरिएशन आएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करने से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके यहाँ भी आएगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसकी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन दैट क्वाइल। तो वहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एम इंटू में आई। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 1 देन एम इज इक्वल टू फाई। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द क्वाइल इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन इट्स नेबरहुड। या तो एक इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू फाई की वैल्यू जब एम आई रखोगे यहाँ पे, तो एम तो बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो दूसरा क्या तरीका है कि इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 देन एम इज इक्वल टू ई। तो एम की वैल्यू, या ऐसे बोलो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू EMF induced in the coil when rate of change of current flow in the neighbor coil is equal to 1. That is known as coefficient of mutual induction. तो this is all about the self and mutual induction. अब इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।